वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 14 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ये 3 के तीनों स्टेटमेंट वैरायटी ऑफ एलिफेंट्स के बारे में हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो इंडियन एलिफेंट्स हैं उन्हें अपेंडिक्स 1 में लिस्ट किया गया है कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज़ के, जो कि CMS COP13 में हुआ। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसे 1992 में लॉन्च किया गया था ताकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा सके। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, जबकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस हिसाब से जो आपको सही जवाब मिलेगा दैट विल बी B, 2 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज एशियन एलिफेंट्स को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। न्यूज़ में ये टॉपिक इसलिए था क्योंकि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने अभी हाल ही में संरक्षा जो पोर्टल है वर्ल्ड एलिफेंट डे के मौके पर उसे लॉन्च किया। ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड एलिफेंट डे को 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। जो एलिफेंट है उसे इंडिया का नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर वेरियस वैरायटी ऑफ एनिमल्स के कंजर्वेशन स्टेटस को बताया गया है। अफ्रीकन एलिफेंट्स वल्नरेबल हैं, एशियन एलिफेंट्स इंडेंजर्ड हैं, और यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें बताया गया है कि ज़्यादातर देशों में जो एलिफेंट्स हैं वो उनके हैबिटेट लॉस की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। एशिया में 50 to 60% एशियन एलिफेंट्स अभी बचे हुए हैं, जिनका 60% आपको इंडिया में ही मिलेगा। इंडिया में अभी इनकी संख्या काफ़ी बची हुई है। जो इंडियन एलिफेंट्स हैं उन्हें अपेंडिक्स 1 में अभी जगह दी गई कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ के 2020 के कन्वेंशन में, जो कि गुजरात में कुछ समय पहले ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जो अगला प्रश्न है वो माउंट सिनाबुंग के बारे में है। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, फिलीपींस, इटली, इंडोनेशिया या फिर गुआटेमाला। बताइए क्या है सही जवाब। न्यूज़ में था, अभी आपने अपना जवाब सोच भी लिया होगा। सही जवाब C है, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो माउंट सिनाबुंग है इंडोनेशिया का, वहाँ पर अभी कुछ जो इरप्शन है वो देखा गया है। ये नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया का है वहाँ पर है। ये एक प्रकार का वोल्केनो है जो पिछले 400 सालों से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था। यद्यपि 2010 और 2014 में थोड़ा बहुत इरप्शन यहाँ पर देखने को मिला। ये 120 एक्टिव वोल्केनोज जो इंडोनेशिया में है, नॉट इंडिया, इंडोनेशिया में है, उनमें से एक है। ये रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन के चारों ओर है उसी में पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट है जहाँ पर वेरियस प्लेट्स मिलती हैं या बाउंड्री बनाती हैं। वहाँ पर जो वोल्केनोज हैं उनके आने की संभावना या इरप्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर ये सुमात्रा का नदन हिस्सा है और यहीं पर माउंट सिनबुंग है। और ये देखिए जो पैसिफिक ओशन है उसके चारों ओर जो शैडोड रीजन आपको दिखाया गया है रिंग ऑफ फायर का रीजन है। यहाँ पर प्लेट्स अपनी बाउंड्रीज बनाती हैं और यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इसका उद्देश्य एक कैटलिस्ट की तरफ वर्क करना है ताकि जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है उसे एक्सेलरेट किया जा सके यंग इनोवेटर्स में, और इंडिया को एक नया इनोवेटिव इंडिया बनाया जा सके। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है, बताइए। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर प्रमोट करना है तो इनोवेशन को तो आगे लाना पड़ेगा। इस आधार पर आप समझ के इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि डेल टेक्नोलॉजीज़ का तो इसमें पार्टिसिपेशन है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ कोलैबोरेट किया है। देखिए इसमें जो डेल के वॉलंटियर्स हैं
वो अटल इनोवेशन मिशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट करेंगे कि वो किस प्रकार से इनोवेशन को इन्हेंस कर सकते हैं, मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका 2.0 है, SEP 2.0, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0। इसका जो 1.0 था वो जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में है। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है और कौन फंड करता है ये आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सही जवाब ए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा वर्ल्ड बैंक की फंडिंग इसमें रहती है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने अभी कृषि मेघ लॉन्च किया है। ये देखिए एग्रीकल्चर को डिजिटल बनाने को लेकर एक इनिशिएटिव है। कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट के प्रीमियर रिसर्च बॉडीज़ हैं उनके डेटा को प्रिजर्व किया जाए। इसमें जो हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन है उसमें जो टैलेंट है उसे अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसमें 2300 किलोमीटर का अंडर सी केबल बिछाया जाएगा, जो कि चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ेगा और 7 अन्य आइलैंड से भी जोड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य, जो प्रोजेक्ट है उसे फंड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत कार्य करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट बताए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। 2300 किलोमीटर का अंडर सी केबल होगा ये, जो कि पोर्ट ब्लेयर और बाकी के आइलैंड्स में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। बाकी के जो 7 आइलैंड्स हैं वो हैं स्वराज द्वीप, जिसे आप हैवलॉक के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग आइलैंड, रंगत, हटबे जिसे आप लिटिल अंडमान बोलते हैं, कामोटा, कार निकोबार, कैम्बेल बे या ग्रेट निकोबार। जो फंडिंग है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत की जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। जो फाइबर है उसे हम बल्क में जापान की एक कॉरपोरेशन से, NEC कॉरपोरेशन से खरीद रहे हैं। जो अगला प्रश्न है वो सीरस के बारे में है। न्यूज़ में देखा गया हाल फिलहाल में 2 स्टेटमेंट सामने हैं आपके। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वहाँ पर पाया जाता है, ऑर्बिट करता रहता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नेपच्यून के ऑर्बिट में पाया जाने वाला ये एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो देखिए, अगर आपने दूसरे स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझा है तो आपको ये कन्फ्यूज़न कर सकता है और आपके मन में ये बात आ सकती है कि या तो ये सही होगा या ये। मतलब अगर कोई चीज़ एस्ट्रॉयड बेल्ट में है तो वो नेपच्यून के ऑर्बिट में कैसे है। देखिए ये दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर आप इस लाइन का मतलब समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि सही कैसे है। नेपच्यून जो है वो फार्देस्ट प्लैनेट है राइट नाउ, क्योंकि प्लेटो जो है अब उसे प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये अगर सन है तो इसके बीच में कई सारे प्लैनेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, 7 प्लैनेट, और लास्ट में नेपच्यून मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका ऑर्बिट देखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो तो इसके ऑर्बिट के अंदर ही आ गया ना, यही इसका मतलब है। तो अगर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में है तो इसके ऑर्बिट में है। ये एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट है, ये मुद्दा है। नेपच्यून का ऑर्बिट मुद्दा नहीं है, क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट और भी हैं लेकिन इस ऑर्बिट के बाहर हैं, इसके अंदर यही एकमात्र है, ठीक है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। सीरस जो है वो 92 किलोमीटर वाइड क्रेटर, उसमें अभी हमने सीरस में एक लोकेट किया है नदर्न हेमिस्फीयर में। साइंटिस्ट का ये मानना है कि वहाँ पर उसके सरफेस के नीचे साल्टी वाटर मिल्स होने की संभावना है। जो क्रेटर है वो 22 मिलियन ईयर एगो इम्पैक्ट के माध्यम से बना है, मतलब कोई एस्ट्रॉइड वगैरह या मेटेओर जो है वो टकराया होगा। जो सीरस है उसे ओशन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। संभावना ये है कि उसका जो फ्रिजिड सरफेस है उसके नीचे पानी का एक बिग रिजर्वायर है, इसीलिए साइंटिस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं और जीवन की संभावना भी तलाशते हैं। ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में और एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट है नेपच्यून के ऑर्बिट में। वो बात मैं आपको समझा चुका हूँ। अगला प्रश्न प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार का पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो काफ़ी फ्रिक्वेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज है मलेरिया के लिए।
दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये लिवर में डॉर्मेंट पड़ा रहता है और अपने आप ख़त्म भी हो जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पैथोजेनिक का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बीमारियां फैलाए, रोगजनक, इसकी हिंदी रोगजनक होती है, ठीक है, पैथोजेनिक की। तो ये रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया है ऐसा बोला जा रहा है आपसे, बट ये गलत है क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोअल पैरासाइट है। रिसेंटली इंटरनेशनल टीम जो है उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जहां पर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है जो कि मलेरिया फैलाता है, उसे हम लैब में ब्रीड करवा पा रहे हैं। इसे हम ह्यूमन के लिवर सेल्स में डाल देंगे डॉर्मेंट तौर पे, मतलब हल्के फॉर्म में, ताकि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो सकें और मलेरिया से बचा जा सके। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इसे कैरी करते हैं। इसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी लो लेवल ऑफ ब्लड में मिलता है। 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 80% पी वाइवेक्स के केसेस आते हैं, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। इसमें जो एक कारगर मेडिसिन है दैट इज़ क्लोरोक्वीन, वो बाकी देशों में काम नहीं करती है बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स या कंडीशंस, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में वर्क करती है। जहाँ पर क्लोरोक्वीन वर्क नहीं करता वहाँ पे प्राइमाक्वीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जो अगला प्रश्न है वो स्पुतनिक वी के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया है क्या? स्पेस व्हीकल, वैक्सीन, लेबोरेटरी ऑफ वायरोलॉजी या फिर मिशन टू विनस? क्या है सही जवाब? वैसे काफ़ी न्यूज़ में है, मुझे लगता है अभी आपने जवाब सोच ही लिया होगा। वैक्सीन है ये, रशिया ने डेवलप की है, क्लेम किया है कि ये पहली वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। हालांकि WHO ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है और कई प्रकार के विवाद इस वैक्सीन को लेकर हैं। लोगों का मानना है कि रशिया ने इसका सही तरीके से टेस्ट नहीं किया है, बट रशिया इसे क्लेम कर रहा है। इसका नाम स्पुतनिक क्यों रखा गया? क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट रशिया ने, इनफैक्ट USSR ने भेजा था, उसका नाम स्पुतनिक था। उस सैटेलाइट को भेजकर USSR ने कहीं ना कहीं USA से एक बार जो स्पेस रेस है वो जीती थी। तो इस समय जो रेस चल रही है वो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने को लेकर है। तो स्पुतनिक वी इंडिकेट्स फॉर वैक्सीन, इसका मतलब ये है कि उन्होंने वैक्सीन की रेस भी जीत ही ली है। खैर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है। अगर ये कारगर है तो निश्चित तौर पर रशिया ने ये जो रेस है वो जीती है, लेकिन ये तय होने में अभी समय लगेगा कि ये वैक्सीन वास्तव में कारगर है अथवा नहीं है। अगला क्वेश्चन थार डेजर्ट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये दुनिया का 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है और दुनिया का 9वां लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि 60% जो ये डेजर्ट है वो राजस्थान में मिलेगा आपको और बाकी 3 और इंडियन स्टेट्स में एक्सटेंडेड है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। द थार डेजर्ट, जिसे आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट या लार्ज एरिड रीजन के नाम से भी जानते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है वहाँ पर मिलेगा। ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। 85% जो थार डेजर्ट है वो इंडिया में है, 15% पाकिस्तान में। ये इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 5% कवर करता है। 60% ये राजस्थान में मिलेगा, बाकी का इसका गुजरात, पंजाब, हरियाणा में है। लूनी एक बहुत बड़ी नदी है जो कि थार डेजर्ट में होकर गुजरती है। ये अरावली रेंज के पुष्कर वैली में ओरिजिनेट होती है। कुछ साल्ट वाटर लेक्स भी मिलेंगी आपको डेजर्ट में, इस सांभर, कुचमन, डिडवाना, पचपद्र, फलोदी, ये राजस्थान में मिलेंगे सारे, और गुजरात में आपको खरा घोड़ा मिलेगा। ठीक है, यहाँ लोकेशन मैप में दिखाई गई है रेड कलर में, ये जो डार्क रेड है यहाँ पर आपको थार डेजर्ट की लोकेशन पोर्ट्रे की गई है। अगला प्रश्न ये है कि थार डेजर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में नहीं है? मतलब थार डेजर्ट जो इंडिया का हिस्सा है उसमें कौन सा नहीं है? डेजर्ट नेशनल पार्क, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी, सुंधा मेटा कंजर्वेशन माता सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, अगर मैंने गलत बोला हो तो। यहां पर देखिए आपको सही जवाब चूज करना है। सही जवाब यहां पर रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चूंकि इंडिया की बात की गई है, इंडिया में आपको कंफ्यूजन जरूर होगी क्योंकि रन ऑफ कच्छ इंडिया में पड़ता है, लेकिन रन ऑफ कच्छ नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पाकिस्तान ने अपने यहाँ बना रखी है, अपने सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान के सिंध में बादन डिस्ट्रिक्ट में ये सेंचुरी पड़ती है। तो ये इंडिया में नहीं है, थार डेजर्ट में तो है बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में डेजर्ट नेशनल पार्क, ताल छप्पर सेंचुरी और सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व आपको मिलेगा। कोर्सेस ओनली एज पे अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल। आप इन्हें video.onlyas.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कल के मैपिंग के पार्ट में आपको डैम्स तैयार रखने हैं, सारे डैम्स की लोकेशन और उनके बारे में कुछ बाकी की बातें भी, हम उनसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।